नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दीजिए। आप लोगों के कमेंट्स देख करके रहा नहीं गया और आज का जो क्लास है इसमें 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं सबको एक ही वीडियो में मैं ले आया हूँ। चाहे वो आधुनिक भारत हो, प्राचीन भारत हो या मध्य भारत हो, तीनों के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बढ़िया से हाथ पैर धुल करके बैठ जाइए क्योंकि वीडियो होगा लंबा, है ना, लगभग 1 आध घंटा से ऊपर ही जाएगा। क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 125 से ज़्यादा ही है, तो थोड़ा धैर्य बना के रहिए और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही एक वीडियो दे दूंगा। 7-8 वीडियो हो जाएगा, 7-8 वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर आपका ख़त्म, रिवीजन भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले हम भी अपनी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो है भाई लंबा। चलिए तो शुरू करें। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, शुरू करते हैं। चलिए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? पहला प्रश्न। देखिए कुछ प्रश्न होंगे जो बहुत ही इजी होंगे क्योंकि 2010 में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न होंगे ठीक ठाक होंगे, तो हम लोग को सबको देखना है। ये मत करेगा कि इजी वाला, अगर इजी वाला आपका गलत होता है तो वहीं आपका रिजल्ट डाउन हो जाता है, इसलिए इजी वाला को भी देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सीधा सा प्रश्न है। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी, वही जनरल डायर जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में सहयोग किया था, है ना। तो उधम सिंह जो थे उन्होंने ही बदला लेने के लिए और जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ईस्वी अगर पूछे तो बताएंगे 1940। जी हाँ, ईस्वी बताएं 1940। चलिए दूसरा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से बिहार पुलिस में अक्सर प्रश्न पूछता है। जरा आप लोग ये कमेंट कर दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था ये बता दीजिए, ठीक ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। जी हाँ, सीधा सा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या जो है यही मुख्य कारण था। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। किस घटना ने, पूछ रहा है कि वह कौन सी घटना है जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति ऐसी घटना है जिसने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या 5, वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? वारदोली सत्याग्रह में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें इनको सरदार की उपाधि वारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका यानी मुख्य प्रणेता कौन थे पूछ दे आपसे तो बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके चलिए, बस्तर आंदोलन में मुख्य भूमिका, जैसे अभी बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका सरदार पटेल ने निभाया, तो अगला प्रश्न बन गया 6ठा नंबर कि बस्तर आंदोलन में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो बस्तर आंदोलन में मुख्य भूमिका जो है उसमें निभाए हैं मुख्य प्रणेता जो हैं उनका नाम है गुंडाधुर। क्या नाम है? गुंडाधुर। जी हाँ, बिल्कुल नाम ही यही है, गुंडाधुर। तो ध्यान दीजिएगा। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, ये दिनांक पूछ दिया है, ऑप्शन दे देगा 14 अप्रैल, 14 मई, 14 मार्च, है ना, 14 जुलाई, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो याद रखिएगा, आ से अंबेडकर, आ से अप्रैल, 14 तारीख आपको याद ही रहता है, ठीक है ना। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलें। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण अभी आपको हमने बताया। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसका तत्कालीन कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड जो था उस पर जर्मनी का आक्रमण करना ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। जैसे आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में पूछा कि कब हुआ था, आप लोगों ने नहीं बताया, तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था ये बता दीजिए। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था आपको कमेंट करना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चल लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया?
तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, अभी आपने जाना कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण है वह पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो किसने पोलैंड पर आक्रमण किया? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी पर, पोलैंड पर जो है वह आक्रमण किया गया था। प्रश्न संख्या 10, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए, सर्वप्रथम कौन? ये पूछता है प्रश्न, घुमा करके पूछेगा कि पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए, इसमें पूछ देगा कभी। तो आपको पता है कि वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। कब आया था आपको पता ही है। तो यही पूछ रहा है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए, तो वह पुर्तगाली ही थे। चलिए, प्रशा के राजा, प्रशा कंट्री है, तो प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? प्रशा के जो राजा हैं उनको कहां में, उनका नाम है विलियम प्रथम, उनको कहां में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय में। कहां में? वर्साय में घोषित किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से चली है कहां के बीच? तो आपको पता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली है। कहां चली है? मुंबई से थाने के बीच। और कब चली है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ईस्वी आप लोग कमेंट करिए कि ईस्वी कौन सा ईस्वी था? 53 था, 54 था, 55 था या 56 था? 1853, 1854, 1855, 1856। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। वीडियो को रोक करके कमेंट कर दिया करिए। जब क्वेश्चन पूछे ना तो लिखिए, लिखने से आपकी मेमोरी बरकरार रहेगी। जो चीज़ लिखेंगे उसको कम भूलेंगे आप। चलिए 13 नंबर प्रश्न, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? जलालगढ़ किला है जो बिहार के पूर्णिया जिले में है। किस जिले में है बच्चों? तो जलालगढ़ जो किला है वह बिहार के पूर्णिया जिले में है। कहाँ है? पूर्णिया जिला, ठीक ना, पूर्णिया जिला में है। ओके, क्वेश्चन संख्या 14, प्रसिद्ध गीत आपने जाना है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। यह प्रसिद्ध गीत जो है पूछ रहा है कि यह किसकी रचना है? किसने इस गीत की रचना की? रचनाकार पूछ रहा है। जी हाँ, रचनाकार पूछ रहा है तो मोहम्मद इकबाल होगा। प्रसिद्ध गीत जो है सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने की है? तो यह मोहम्मद इकबाल। 15 नंबर प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया है। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस। और भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज 17 मई 1498 वास्को डी गामा। जी हाँ, भारत की खोज उसी ने की थी, वास्को डी गामा ने। वह भारत प्रथम बार आया था 17 मई 1498 को। ध्यान दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? अभी हमने आपसे पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो आपने नहीं बताया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। तो आपको मैं बता दूं कि 1914 से चला है यह शुरू होकर के। अच्छा, एंड कब हुआ है? समापन कब हुआ है? कितने वर्ष चला है? कमेंट करिए। 14 से 18, 14 से 19, 14 से 20 या 14 से 21, आप कमेंट करिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदो आंदोलन के से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन हुआ है तो उससे संबंधित व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला जो है वो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। नेल्सन मंडेला अब तक जितने भी विदेशियों को मिला है भारत रत्न, उनमें नेल्सन मंडेला का भी नाम शामिल है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, नेल्सन मंडेला अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन से संबंधित थे। चलिए 18 नंबर, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो धौलावीरा का मतलब ही होता है सफेद कुआं, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से जो है वह जलाशय के प्रमाण मिले हैं, कुआं का प्रमाण मिला है, सीधा सा कहने का ये मतलब है। चलिए 19 नंबर प्रश्न, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? 100 वर्ष पहले। आज से 100 से ज्यादा ही है ना, क्योंकि जब पूछा गया था तो उस समय 100 वर्ष था, अब ज्यादा हो गया है। तो 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई है? तो नाजी दल की जो स्थापना हुई है वह जर्मनी में हुई है। कहाँ में? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा उद्रा भी पूछता है, तो कमेंट करिए जरा कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। जी हाँ, जर्मनी की मुद्रा क्या है, कमेंट करिएगा। चलिए 20 नंबर,
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ और नमक कानून तोड़ा गया, है ना। दांडी यात्रा शुरू करके और नमक कानून का उल्लंघन किया गया, वही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ओके, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह वर्ष 2030 दांडी यात्रा से शुरू हुआ है। चलिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? लेनिन जो है इसका उत्तराधिकारी कौन है? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन है। जी हाँ, लेनिन का उत्तराधिकारी जो है वह कौन है? स्टालिन है। 22 नंबर प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को, दिल्ली का वह कौन सुल्तान है जिसने अपने आप को नियामते खुदाई कहा है? फिर से प्रश्न को दोहरा देता हूं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने आप को यानी खुद को नियामते खुदाई कहा है? तो बलबन ने अपने आप को नियामते खुदाई कहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 23, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो किस घटना ने, वह कौन सी घटना है जिस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया है? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक ने हमला किया, इसी घटना को देखते हुए जो अमेरिका है यह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो वह कौन से यूरोपीय जाति थे जिसको इंडोनेशिया में, देखिए सब भारत में ज्यादा प्रभुत्व जमा रहे थे, लेकिन डच जो थे वह अपनी प्रभुत्व ज्यादातर इंडोनेशिया में जमाए हैं। तो डच हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? डच। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग जो थे वह लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा के जो लोग थे, बढ़िया प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न है पूछे हुए। आपको पता है, जब मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सारे प्रश्न 2010 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो आपको पता है ना। तो चलिए, लोहा को नहीं जानते थे उन्होंने, लोहा का उपयोग। चलिए, 26 नंबर प्रश्न, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? 1861 भारतीय परिषद अधिनियम के समय अगर वायसराय पूछे तो बताएंगे लॉर्ड कैनिन। डलहौजी के बाद कैनिन आ गया था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय जो थे वह कैनिन थे। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर, ये शिव मंदिर है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है यह किस देवता को समर्पित है? तो बताएंगे कि शिव भगवान को। तो यही पूछ रहा है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो इसके नाम में ही इसके निर्माणकर्ता का भी नाम छिपा है। राजा राज प्रथम जो है वह इसके निर्माण करता है। जी हाँ, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने कराया है। 28, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला पूछ रहा है शिखर सम्मेलन जो है 1861 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। जी हां, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ है। पहला शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का पूछ रहा है, तो बताएंगे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। ओके, चलिए 29, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। ओके, ध्यान दीजिएगा, किस निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो वह हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ओके, चलिए 30 नंबर, कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त? अच्छा देखिए, चूंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो जाता है, तो जब वीडियो देखते हैं तो उस समय मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो थोड़ा सा उसको कोऑपरेट किया करिए अगर कहीं मिस टाइप हो तो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और फटाफट कराना होता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। चलिए,
कुतुबुद्दीन ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त करवाया था? तो अली मर्दान को। जी हाँ, अली मर्दान को कुतुबुद्दीन ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त कराया था। पूछा हुआ प्रश्न है, सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, तो कोई शंका संदेह की संभावना ही नहीं है, सारे प्रश्न एग्जाम में यूज किए गए हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया था? तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने किया? प्रश्न को रिवर्स पूछा जा सकता है। चित्तौड़ का खिजराबाद नामकरण किसने किया? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यही प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद किया गया है? तो बताएंगे चित्तौड़ का। प्रश्न संख्या 32 चलते हैं। मुंतखाब उल विभाग के जो लेखक हैं उसके मुंतखाब उल विभाग, ये जो किताब है इसके लेखक कौन हैं? तो खफी खान। जी हाँ, मुंतखाब उल विभाग किताब के लेखक जो है वह खफी खान, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? दिल्ली में जब 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद जो मुगल के अंतिम शासक हुए बहादुर शाह जफर, जिनको द्वितीय भी कहा जाता है, इनको निर्वासित करके और पेंशन पर जीने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न, उत्तम आशा अंतरिप किसने खोजा? अच्छा, उत्तम आशा अंतरिप खोजने वाले बार्थोलोमेव डियाज। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, उत्तम आशा अंतरिप खोजने वाले बार्थोलोमेव डियाज। इसको लपेट के पूछ सकता है, केप ऑफ गुड होप। उत्तम आशा अंतरिप, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं केप ऑफ गुड होप की खोज तब भी बताएंगे बार्थोलोमेव डियाज। इससे 2-3 प्रश्न और बनते हैं। क्या क्या बनते हैं क्लियर करा देता हूं। इससे प्रश्न बनता है कि वास्को डी गामा भारत किस मार्ग से आया था? तो वास्को डी गामा भारत यही मार्ग यूज किया था, केप ऑफ गुड होप मार्ग। केप ऑफ गुड होप मार्ग है क्या? तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। आप जब मैप देखते हैं विश्व का मैप, तो देखिए अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, उसका भी ये यूरोप से ऐसे ऐसे घूम करके आया अफ्रीका। अब आप जब मैप देखेंगे तो भारत यहाँ पर है और अफ्रीका आपका यहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका का ये पॉइंट है। तो अंतिम पॉइंट को ही अंतरिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरिप। तो इसी मार्ग से यहाँ आया था भारत, कुमारी अंतरिप। भारत में भी अंतिम मार्ग को कुमारी अंतरिप बोलते हैं और इसको भी अंतरिप बोलते हैं। तो इसी मार्ग को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिप। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसके खोजकर्ता बार्थोलोमेव डियाज और वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आया था 1498 में 17 मई को? तो बता देंगे कि केप ऑफ गुड होप मार्ग से। चलिए 35 नंबर, भारत में रोमन व्यापारी की बस्ती की अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो रोमन व्यापारी की बस्ती के अवशेष जो है वह अरिकमेडु से मिले हैं। कहां से मिले हैं बच्चों? अरिकमेडु से मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नई जाति प्रमुखता में आई थी? राजपूत काल में कौन सी नई जाति प्रमुखता में आई थी? तो कायस्थ जाति। कौन सी जाति है? कायस्थ जाति है, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर, हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो हड़प्पा के निवासियों का जो व्यापारिक संबंध था वह मेसोपोटामिया के साथ था। किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ था, ध्यान दीजिएगा। चलिए 38 नंबर, मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती के जो प्रमुख शिष्य थे वह थे शेख हमीमुद्दीन नागौरी। जी हाँ, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। चलिए 39, मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मुंबई में नाविक विद्रोह की जो शुरुआत है वह 18 फरवरी 1946 को हुई है। मुंबई में नाविक विद्रोह की जो शुरुआत है वो 18 फरवरी 1946 को हुई है। 40 नंबर, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद है वह धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। जी हाँ, यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों
की पद्धतियों का उल्लेख करता है। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा कि इतिहास वर्ग जो है वह संघर्ष की कहानी है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने कहा बच्चों? कार्ल मार्क्स ने कहा था। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं, आप बस एक लाइक करिए, और अगर कुछ कमी बेसी है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो, खराब लगे तो लाइक के बगल में एक डिसलाइक है, उसको दबा के जरूर जाइएगा। दबाने का कोई पैसा नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे 42 नंबर, भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता तो जवाहरलाल नेहरू। भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू। विश्व नगरी मेगू पुलिस जो है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है? यह प्रश्न 2 दफा पूछा गया है बिहार पुलिस में। विश्व नगरी मेगलू पुलिस जो संबंध है, यह इसका प्रयोग किया है जीन गैटमैन ने। किसने? जीन गैटमैन, याद रखिएगा नाम। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक, आयुर्वेद का जो महान विद्वान है चरक, इसका संबंध किस काल से है? तो कनिष्क काल से। देखिए 44 के बाद यहाँ 45 दे दिया गया है, जो कि 45 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनिष्क इसका आंसर है, क्वेश्चन नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आयुर्वेद का महान विद्वान जो चरक है वह कनिष्क के शासन में है। चलिए 46 नंबर, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना जो सिद्धांत है वह दैवीय सिद्धांत है। कौन है? दैवीय सिद्धांत। अगला प्रश्न 47, मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं। मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्ष के भाषण में किसने कहा? सीधा सा प्रश्न है। मैं समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, किसने कहा? कांग्रेस के एक अधिवेशन में, जब वो स्वयं अध्यक्ष थे, तो वह जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि मैं गणतंत्रवादी हूं और समाजवादी हूं। चलिए 48, विज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किसी अन्य नाम से जानते हैं? विज्ञान दार्शनिक जो कन्फ्यूशियस है, इसको कुंग फुट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुंग फुट के। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो आपको अभी पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको मैं बताया हूं कि हिटलर जो है उसका संस्थापक था। अंतिम मौर्य शासक, तो अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ है। प्रथम मौर्य शासक तो चंद्रगुप्त मौर्य है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? कमेंट कर दीजिए। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। जी हां, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है, इसको आपको कमेंट करना है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो कोणार्क नाटक जो है इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर, यानी जेसी माथुर। ये भी अगर दे दे ऑप्शन में तो ध्यान दीजिएगा। कोणार्क नाटक के जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र माथुर। कालाशोक कौन से वंश का शासक था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश का? शिशुनाग वंश का शासक था। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो 1956 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय जो भाषा जोड़ी गई वह तेलुगु भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा जोड़ी गई है। 55, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण सनातन धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया था। आप पूछे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 4 मठों का निर्माण किसने करा था? तो शंकराचार्य। ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। जी हाँ, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, याद रखिएगा। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है, प्रथम शासक है, वह है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जय जवान जय किसान का जो नारा है वह किसने दिया बच्चों? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? यह भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। 59 नंबर,
गोवा में पहला विदेशी शासन किसका था? तो गोवा में पहला विदेशी क्या भारत में ही पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिरी में गए थे। तो गोवा में की बात की जा रही है, तो गोवा में पहला विदेशी शासन जो वह पुर्तगालियों का था, ध्यान रखना है आपको। चलिए 60, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं। 61 नंबर, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? पुर्तगाली जो थे वह कालीकट से सूती कपड़ा ले जाता था और उस कपड़ा को यूरोप में क्या कहा जाता था, ये पूछ रहा है कि जो कालीकट से पुर्तगाली जो थे वो कालीकट से जो कपड़ा ले जाते थे उस कपड़ा को यूरोप में क्या कहा जाता था? तो उस कपड़ा को यूरोप में कालिको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कालिको कहा जाता था, ध्यान दीजिएगा। चलिए 62, कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो वह कला जो है वह कौन सी कला है? गांधार कला है। चलिए 63, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किस चीज के प्रतीक थे? अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे वो किस चीज के प्रतीक थे भैया? तो वह प्रशासन के प्रतीक थे। किस चीज के? प्रशासन के प्रतीक थे। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोहरा देते हैं, अशोक के प्रस्तर अभिलेख किस चीज के प्रतीक थे? तो वह प्रशासन के प्रतीक थे। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। प्रश्न संख्या 64 देखिए क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अच्छा, सिंधु सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण, जुता हुआ खेत, खेत की जुताई किस स्थल से मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो आप बताएंगे बच्चों कि कालीबंगा से मिला है। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद इसका कारण है। क्या है? सामंतवाद। 66 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि अपना पहला उपदेश कहां से प्रारंभ किया? सारनाथ। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है तो धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो पाली में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है तो बताएंगे ऋषिपत्तनम। क्या नाम है? ऋषिपत्तनम। तो इतने सारे प्रश्न जो है वह बन सकता है सारनाथ से, ध्यान दीजिएगा। चलिए 67, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह किसने कहा था कि जो राज्य है वह व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि राज्य जो है वह व्यक्ति का पूर्वगामी है। चलें आगे, प्रश्न संख्या 68, मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया है कहां है भैया? तो दजला और फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। दजला और फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, उसी समय वहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी है। ठीक ना? अब इसको घुमा के पूछ सकता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी किस नदियों के बीच? तो दजला और फरात के बीच। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1919-1920 के दौरान, जी हाँ 1919-1920 के दौरान दरभंगा राज्य में, बिहार के राज्य दरभंगा में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 की बात की जा रही है। उस समय बिहार के दरभंगा में किसान आंदोलन का जो नेता था वह था स्वामी विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद।
तो ध्यान दीजिएगा 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के जो नेता थे वह थे स्वामी विद्यानंद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृति लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, लियोनार्डो दा विंची का नहीं है, सीधा सा प्रश्न है। तो लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की कृति है, ना कि लियोनार्डो दा विंची की। निम्नलिखित में से कौन सी जो कृति है वह लियोनार्डो दा विंची की नहीं है, तो लास्ट जजमेंट जो है यह नहीं है, यह माइकल एंजेलो की कृति है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 71 नंबर, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटेन द्वारा चीन पर जो विजय की शुरुआत है यह अफीम युद्ध से हुई है। कब हुई है? अफीम युद्ध से। तो ध्यान दीजिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? अगर इसमें पूछे तो बताएंगे 1873। और अगर इसी प्रश्न को पूछे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले। जी हाँ, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी, ध्यान दीजिएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिक्र किया हुआ है कि राज्य के जो कर हैं, जो टैक्स हैं, उसको वसूल करने वाले को समाहर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाहर्ता। ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर जो क्या होगा वो होगा समाहर्ता। फिर से प्रश्न करते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अच्छा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, ठीक ना। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं, इससे एक प्रमाण मिला है कि समाहर्ता जो है वह राज्य के करों की वसूली करेंगे। ओके, चलिए 74, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका क्या नाम है? तो स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अब यहां से एक प्रश्न और बनेगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। 75 की ओर चलते हैं, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर था। पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला जो है 1 दिसंबर 1913 को रखी गई थी। पटना उच्च न्यायालय जो भवन है उसके आधार की बात की जा रही है, उसकी आधारशिला की बात की जा रही है, तो 1 दिसंबर 1913 को रखी गई है। 77, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वह था आराम शाह। कौन था बच्चों? आराम शाह। चलो 78 नंबर, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति, यानी गौरवशील क्रांति, जो भी कह रही, गौरवपूर्ण या गौरवशील क्रांति कब हुई? तो 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है वह 1688 में शुरू हुई। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन शासक थे? तो भारत में रथ मंदिरों के जो निर्माता थे वह पल्लव शासक थे। कौन थे बच्चों? पल्लव शासक थे। ध्यान दीजिएगा, रथ मंदिरों का निर्माता पल्लव। फ्रांस में जो राजधानी फ्रांस की है पेरिस, तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की जो स्थापना है वह 1871 में हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई। प्रश्न संख्या 81, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व सम्मेलन 1893 शिकागो में हुआ था। इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और इसी में उनको तूफानी हिंदू भी कहा गया था। जैसे ही उन्होंने बोला कि अमेरिका के प्रिय भाइयों एवं बहनों, तो वहां तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, है ना, और उन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना गया। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए,
पीपल्स पर ग्रुप संबंधित है, पीपल्स पर ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से, पीपल्स पर ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो था टॉमस रो, वह किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो वह जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ध्यान दीजिएगा। 85 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आना किस वर्ष की घटना है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया है? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्तित्व में आना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है, और राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आना प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। ठीक ना, ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, जापान में रक्तहीन क्रांति की जड़ किस वर्ष पनपी? तो जापान में जो रक्तहीन क्रांति है, इसका जड़ 1868 में पनपी है। कब पनपी है? 1868 में। 87 नंबर, एड कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? एड कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख माओ जेडोंग थे। कौन थे? माओ जेडोंग। फिर से नाम सुन लीजिए, माओ जेडोंग थे। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से जो ग्रंथ हैं उसमें कौन सा ग्रंथ जो है वह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आप बताएंगे कि वेदांग जो है वह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं। जरा पानी पी ले दोस्तों। चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। (1857) क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। आपको पता है कि 1856 में जब ये लॉर्ड डलहौजी हटा है, 1848 से 56 उसका कार्यकाल रहा, उसके बाद ये आ गए हैं लॉर्ड कैनिंग आ गए हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय जो है वह लॉर्ड कैनिंग है। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है यह प्रसिद्ध प्रस्ताव है, यह कब पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ है। चलिए, बौद्ध संगीतियां, 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। चारों का जो क्रम है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलबन। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलबन। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संगीतियां चारों का ये क्रम है। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडलबन। 92 नंबर, 26 जनवरी के रूप में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस दरअसल उस समय मनाया जा रहा था। तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? अब आप कहेंगे कि सर स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, आप तो 26 जनवरी बता रहे हैं। तो जब उस समय 1929-30 की घटना है, उस समय 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात करी गई थी। तो 26 जनवरी के रूप में मनाने का निर्णय जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में। और पहली बार झंडा फिर फहरा दिया गया था 30 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी 1930 को। ठीक ना, ध्यान दीजिए। कौटिल्य प्रधानमंत्री था, किसका था भाई? कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वह मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो यह भी ध्यान देना है। चलिए, 94 नंबर, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक लेख किसने लिखा था? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, इस शीर्षक से लेख लिखा करते थे, उनका नाम था शहीद आजम भगत सिंह। क्या नाम था? शहीद आजम भगत सिंह। 95 नंबर, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है।
क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने जो है वह दांडी मार्च की थी। ओके, चलिए। हिंद स्वराज के लेखक, तो आपको पता है कि गांधी जी हैं हिंद स्वराज के लेखक, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, और ये बढ़िया प्रश्न है, पूछता है, बहुत बार पूछता है, ये दरोगा में पूछता है, बिहार पुलिस में पूछता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है ना। चलिए, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह पर लड़ा गया था? सीधा सा पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है। यह प्लासी कहाँ में है? तो यह जो प्लासी है यह बंगाल में है। कहाँ में बच्चों? बंगाल में। तो प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह पर लड़ा गया है? तो बंगाल में लड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 98, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है वह लेकर रहूंगा। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 99 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? अब ऑप्शन दे दिया था आपको, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, है ना, कालीबंगा और लोथल। तो बताइए, सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वह गुजरात में है? तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है और लोथल बंदरगाह नगर भी था, यह भी ध्यान देना है। लोथल जो था वह बंदरगाह नगर था और यह कहाँ में है? गुजरात में। अगर पूछ दे कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो आपको पता ही है कि लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। ओके, चलिए, क्वेश्चन संख्या 100वां प्रश्न की ओर चल रहे हैं। देखिए, अभी प्रश्नों की संख्या अभी और है, ये मत सोचिए कि 100 पर ही है ना। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अरे जब खड़े खड़े मैं नहीं थक रहा हूं तो आप इतनी जल्दी कैसे थकने लगे, नहीं ना। चलिए, 100 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? सीधा सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है कि कांग्रेस के कौन वह उदारवादी नेता हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके हैं? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो कांग्रेस के यह एक उदारवादी नेता हैं और यह जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इनका नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी। 101 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध, जी हां, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उसके विरुद्ध, है ना, एक आंदोलन आरंभ किया गया था। उसी को पूछ रहा है कि कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो वह आंदोलन था बच्चों, वह आंदोलन था कौन? स्वदेशी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। चलिए, प्रश्न संख्या 102 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध रचना या कृति कह लीजिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं वह हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है वह दादा भाई नौरोजी हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, 103 नंबर जो प्रश्न है यह बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और बहुत चर्चित भी है। उस समय का यह प्रसिद्ध क्वेश्चन है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक हैं बच्चों वह हैं दीन बंधु मित्र। कौन है?
दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है, या पूछे कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र, या दीनबंधु किसकी रचना, दीनबंधु मित्र की रचना कौन है, तो नील दर्पण, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नील दर्पण पुस्तक है, इसके रचनाकार दीनबंधु, सीधा याद रखिए। निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके समय भारत आया था। फिर से सुनिए, निकोलो कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके समय भारत आया था, तो देवराय प्रथम के समय। अब आपसे पूछे निकोलो कांटी भारत कब आया था, तो देवराय प्रथम के समय। निकोलो कांटी कहां का यात्री था, तो यह भी बताएंगे, इटली यात्री। अब एक पूछ सकता है कि देवराय प्रथम के समय इटली का वह कौन सा यात्री जो भारत आया था, तब आप बताएंगे निकोलो कांटी। तो ऐसे करके 2 से 3 प्रश्न आपको एक ही प्रश्न से पूछ सकता है। निकोलो कांटी किसके समय आया था, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय वह इटालवी यात्री जो भारत आया, तो निकोलो कांटी। ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए 105, किसने संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, कौन से वह राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। डाक संशोधन विधेयक जब आया था तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है वह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया है। डाक संशोधन विधेयक। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक, तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक, तो नाम में ही है प्रथम, तो याद रखिएगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनके नाम में ही प्रथम लगा है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ऐसा आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 107 की ओर चलते हैं। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। जिस समय अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ अवध का, उस समय पूछ रहा है कि अवध का नवाब कौन था। तो उस समय की बात की जा रही है। उस समय वाजिद अली शाह, जी हां, कौन थे, वाजिद अली शाह उस समय अवध के नवाब थे। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय जो अवध के नवाब थे बच्चों, वह थे वाजिद अली शाह। चलिए प्रश्न संख्या 108 देखते हैं क्या कहता है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मूल कारण क्या था। असहयोग आंदोलन आरंभ होने का जो मुख्य कारण था, जो मूल कारण था, वह था जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ है, तो 13 अप्रैल 1919 में। इसी के कारण से असहयोग आंदोलन जो है वह प्रारंभ किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का जो मूल कारण है वह है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 109 की ओर चलते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। वर्ष 1929 में जारी जो दीपावली घोषणा पत्र हुआ, इसका संबंध था डोमिनियन स्टेट से। किससे, डोमिनियन स्टेट्स से इसका संबंध था। आप पूछ सकता है कि दीपावली घोषणा पत्र कब जारी किया गया, दीपावली घोषणा पत्र कब जारी किया गया, तो यह भी आप बताएंगे कि वर्ष 1929 में। और इस दीपावली घोषणा पत्र का संबंध पूछा है कि इस दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध है वह है डोमिनियन स्टेट्स से। ठीक है ना, किससे, डोमिनियन स्टेट्स से। चलिए 110 नंबर प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है ये भी भाई। अब आपको पता ही है कि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ही। वर्ष 1919-1920 में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगर आपको याद होगा तो बताइए, वर्ष 1919-1920 में
किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह थे स्वामी विद्यानंद। इनका संबंध बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उससे भी था, वहां भी आपको मैं पढ़ाया था। तो वर्ष 1919-1920 में किसान आंदोलन जो है उसके प्रमुख नेता जो हैं वह स्वामी विद्यानंद हैं। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है। सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। मैं बार बार इस चीज को क्यों दोहरा रहा हूं? मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप एक भी प्रश्न ना छोड़ें, है ना। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर के आपको मिलता रहता है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस को आप लोग करते जाएं। चलिए 111, थोड़ा धैर्य बनाए रहिए, अब ज्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत जल्द ही 10 मिनट के अंदर ही समाप्त होने वाला है। बौद्ध धर्म के संस्थापक, देखिए कितना तुच्छ प्रश्न है, न जाने कितनी बार पूछ दिया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, आपको पता है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल, जी हां, दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं कार्ल मार्क्स। धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं हो सकता है। धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं हो सकता है, यह किसने कहा? धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं हो सकता है, यह महात्मा गांधी ने ही कहा है कि धर्म जो है यह कभी भी राजनीति से अलग नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं हो सकता है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट क्या थे भैया? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। जी हां, आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। और यह वही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने की आविष्कार की, किसकी? जीरो की, शून्य के आविष्कार की। तो यह वही आर्यभट्ट हैं जो शून्य के आविष्कार किए हैं, और यह क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ध्यान दीजिएगा। 115 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बहलोल लोदी। यहां अंतिम शासक पूछा है, तो अंतिम है इब्राहिम लोदी और प्रथम है बहलोल लोदी। और लोदी वंश के बाद किस वंश का भारत में स्थापना हुआ था? तो लोदी वंश के बाद ये गुलाम वंश समाप्त हो गया और फिर मुगल वंश आया था। गुलाम वंश समाप्त हुआ और मुगल वंश आया। और लोदी वंश के पहले सैयद वंश, ये भी ध्यान देना है। लोदी वंश के पहले सैयद वंश और लोदी वंश के बाद जो है वह मुगल वंश। तो गुलाम वंश और मुगल वंश के बीच बाउंड्री लाइन जो है वह लोदी वंश ने बनाया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 116, ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को कहा जाता था। तो ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख जो थे उनको ग्रामीण कहा जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 117 की ओर चलते हैं। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? जहांगीर का मकबरा जो है वह लाहौर में है, यानी कि भारत में इसका मकबरा नहीं है। सीधा जहांगीर का मकबरा जो है वह लाहौर में है। मकबरा मरने के बाद दफन किया जाता था और वहीं पर मकबरा बनाया जाता था, ठीक ना, तो उसी को मकबरा कहते हैं। तो ये मकबरा जो है वह काम है लाहौर। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृतसर का प्रसिद्ध मंदिर है स्वर्ण मंदिर, वह गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। अब पूछे स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तब भी बताएंगे गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर कहाँ में है? तो अमृतसर में। ये भी 2-3 चीजें ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था? अभी हमने पढ़ा कि हड़प्पा का जो व्यापार केंद्र था वह लोथल था, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता उसी को कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये मत कहिए कि सर आप तो बताए थे कि सिंधु सभ्यता का स्थल यहाँ हड़प्पा है, तो दोनों एक ही है, ये भी ध्यान देना है। चलिए वांडीवास के युद्ध में किसने किसे हराया? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें किसने किसको हराया है? बढ़िया प्रश्न है। वांडीवास के युद्ध में
ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया है। किसने किसे हराया है? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया है, ये ध्यान दीजिएगा। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। इसमें हारा कौन है? फ्रेंच। विजय कौन हुआ है? ब्रिटिश। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। चलिए 121 नंबर, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग जब युद्ध हो गया तो उस युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा जटिल है लेकिन इजी है। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो चट्टान अभिलेख यानी शिलालेख जो है वह 13वां नंबर चट्टान अभिलेख जो है वह, उसमें कलिंग, अशोक के कलिंग युद्ध के बाद जो परिवर्तन हुआ है, रूपांतरण हुआ है, उसके बारे में जिक्र है। रॉक एस्टर 13, चट्टान अभिलेख 13। ठीक, चलो 122 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी बच्चों वह थी थानेश्वर। जी हां, हर्षवर्धन की आरंभिक जो राजधानी थी वह कहां थी? तो वह थानेश्वर थी। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता ही है कि जब पूछा ही गया है तब। चलिए 123 नंबर, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां में हुआ? कागज का आविष्कार सबसे पहले पूछ रहा है तो आपको पता है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम जो है वह चीन में हुआ है। कहां में हुआ है? चीन में। चलिए 124 नंबर, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसको 1857 क्रांति हुआ है उसके बाद उसको कहां भेज दिया गया है? उसको रंगून भेज दिया गया है और वह वही है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अंतिम मुगल शासक यही था। चलिए 125 नंबर, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में आया था, उसका नाम क्या था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 में आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया था? तो बताएंगे कि 712 ईस्वी में। चलिए 126, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई उस समय भारत के गवर्नर वायसराय कौन थे? जब भारत में रेलगाड़ी चलाई गई 1800 कब चली है ये बता दीजिए? डलहौजी के समय चली है। 1848 से 56 तक डलहौजी था कि नहीं? तो जो रेलगाड़ी है प्रथम रेलगाड़ी वह कब चली है? ऑप्शन देते हैं 1853 में, 1854 में, 1855 में और 1856 में। यह प्रश्न दूसरी बार आया है, यह भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, अगला क्या ये लास्ट ही प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित कृतियों में किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? टीवी दूरदर्शन सीरियल पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कृति है, उसका क्या नाम है जिस पर एक दूरदर्शन का सीरियल भी बन चुका है, टीवी सीरियल बन चुका है? तो उसका नाम है भारत एक खोज। तो इतने प्रश्न थे, 125 प्लस प्रश्न थे जो कि आपको लगभग 1 घंटे में समाप्त किया गया है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इतने कम समय में इतना अधिक क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराता है। तो 125 प्लस प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस में अब तक, उन सबको मैं कराया हूं। तो अब जाते जाते मैं 2-3 बातें बता दूं फटाफट अंदाजे में कि सबसे पहली बात, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी अगर शेयर करना चाहे तो कर दीजिएगा। दूसरी बात कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी नाम पाठशाला विद के है, टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं, है ना? वहां से सर्च करके आप टेलीग्राम में जुड़ के निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ये। अब हम एक बात और करना चाह रहे हैं आपसे कि क्या इसी तर्ज पर आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए? जैसे कि अभी हमने हिस्ट्री के कराया, फिर मैं पॉलिटी के जितने भी पूछे गए हैं प्रश्न बिहार पुलिस में 2010 से अब तक उसको करा दूंगा। उसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन को करा दूंगा।
फिर मैं अर्थशास्त्र के सारे क्वेश्चन को करा दूंगा, फिर जो विविध के कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं करा दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस को करा दें तो कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करेंगे तभी मैं करा पाऊंगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है और उस हिसाब से आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करेंगे तो कमेंट देख करके मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं आप लोग भी एक्टिव हैं, आप लोग को ज़रूरत है ना। तो फिर मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट पर कराऊंगा, ठीक। और बाकी क्लास आप लोग को मिल ही रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। कोई कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन का नंबर सेंड करिएगा, उसका जो सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पर, या फिर अगले वीडियो में अगर कहीं कोई गड़बड़ है या कुछ है तो उसको सुधार कर दिया जाएगा। बाकी फिलहाल परेशान नहीं होना है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।